हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में बात करने वाले हैं संस्कृति संवर्धन के सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति हमारे जीवन जीने का ढंग है और कोई भी संस्कृति जो है वो जड़ नहीं होती, उसमें परिवर्तन और गतिशीलता हमेशा ही पाई जाती है, तभी वह संस्कृति जीवित रह सकती है, अन्यथा वह नष्ट हो जाती है। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, संस्कृति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यदि संस्कृति गतिशील नहीं होगी, आवश्यकताओं के साथ परिवर्तित नहीं होगी, तो वह विघटन की ओर बढ़ेगी और अंततः समाप्त हो जाएगी। मानव शास्त्रियों ने शुरू से ही सांस्कृतिक समानताओं और विभिन्न संस्कृतियों के विकास और संवर्धन की किस प्रकार से वे विकसित हुई हैं उसके लिए प्रयास किए, और उन्होंने यह बताने के लिए हमें बहुत सारे सिद्धांत जो हैं वो दिए, जिसमें हम सबसे पहले सिद्धांत की तरफ चलते हैं, जिसको हम उद्विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं। उद्विकासवाद इवोल्यूशन शब्द अर्थात जो दो भागों में बांटकर हम इसको देख सकते हैं, इवोल्यूशन में, जिसका अर्थ होता है विकास करना, ऊपर की तरफ विकास करना। यह जो बात है, सबसे पहले उद्विकास की बात डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में हमारे सामने रखी थी, जहां उन्होंने प्राणियों में उद्विकास की चर्चा की थी, जिसको कि डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। जब यह सिद्धांत बहुत प्रचलित हुआ तो सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में इसे प्रस्तुत किया गया, और यह देखा गया कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात ये प्राणियों में कर रहे थे, वही हम ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, ओरिजिन ऑफ कल्चर की बात जो है वो करते हैं संस्कृति और समाज के अंतर्गत। यहाँ पर हमने देखा कि 19वीं शताब्दी जब आती है तो उसके जो पास्ट उसका पीरियड था, उत्तरार्ध था, वहाँ पर सभी विद्वानों का जो मत था या उनका जो झुकाव था वह उद्विकासवाद की तरफ था। इन विद्वानों में वेट्समैन, बेकोफेन, टाइलर आदि जो थे वे प्रमुख थे। यहाँ पर हमने यह भी जाना कि बहुत विस्तृत क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया और हमें यह बताया कि चाहे कला है, धर्म है, दर्शन है, तर्क है, सभी के अंदर उद्विकास का सिद्धांत लागू होता है। जो प्रारंभिक उद्विकासवादी थे उनका तो यह मानना था कि संस्कृति का संवर्धन एक सीधी रेखा के रूप में निश्चित क्रम में होता है, और विश्व की सभी जो संस्कृतियां हैं वो निश्चित स्तरों में सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती जाती हैं। पहले वे समान होती हैं, समानता पाई जाती है उनमें, और बाद में वे असमान होने लगती हैं। और उद्विकास के इसी क्रम को संस्कृति के विभिन्न भागों में देखा गया, जैसे कि भाषा के अंदर, धर्म की हम बात कर चुके हैं, परिवारों के उद्विकास में, विवाह के उद्विकास में, यहाँ सब जगह इस सिद्धांत को लागू किया गया और संपूर्ण समाज में उद्विकास की बात की गई। ये कहा जाता है कि विभिन्न स्थानों पर समान सांस्कृतिक तत्व और संकुल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि मानव जो है उसकी मानसिक एकता इसका कारण बताई गई है। यदि मनुष्य को एक समान पर्यावरण, एनवायरनमेंट मिलता है जीने के लिए, अपने विकास के लिए, तो वे समान रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्यावरण की भिन्नता के कारण एक ही संस्था के भिन्न भिन्न रूप हमारे सामने आते हैं, यानी कि वो भिन्नता में हमें दिखाई देती है। तो जब भिन्न भिन्न स्थानों पर समान सांस्कृतिक तत्व हमें मिल जाते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य ने समान
परिस्थितियों में, एक समान परिस्थितियों में समान क्रियाएं ही की होगी। इस वजह से यह समानता हमें दिखाई देती है। जब हम बात करते हैं किसी आविष्कार की, तो आप देखिए कि जब कृषि के आविष्कार की बात की जाती है तो यह भी कहा जाता है कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम एशिया और उसके साथ ही अमेरिका में समान रूप से एक ही समय में कुछ कुछ देरी के बाद कृषि का विकास जो है वो हमें दिखाई देता है जब हम देखते हैं। तो इसी प्रकार से कागज़ का निर्माण, छापे खाने का जो आविष्कार है, ये सब आपने शब्द जो है ये पढ़े हुए हैं। तो आप देखिए कि इनका जो आविष्कार है, इनका जो विकास है वो ईस्ट और वेस्ट में एक साथ, पूर्व और पश्चिम में कहा जाता है कि साथ साथ ही हुआ। तो इस प्रकार जब मानव में मानसिक एकता पाई जाती है तो हम एक जैसी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। उद् विकास के जो प्रमुख विद्वान हैं उनमें हम डार्विन का नाम तो सबसे पहले लेते ही हैं, साथ ही साथ स्पेंसर, जिन्होंने समाज में हमें बताया कि जिस प्रकार से एक प्राणी का विकास होता है एक कोशिका से और फिर वह एक बहुकोशीय जीव बन जाता है, उसी प्रकार से इस सिद्धांत को वे समाज पर लागू करते हुए बताते हैं। टायलर ने धर्म की व्याख्या करते हुए हमें बताया, मॉर्गन ने परिवारों का अध्ययन करते हुए हमें यह समझाया। तो हम यह सारी बातें जो हैं देखते हैं। इसी प्रकार हेडन जो हैं वो जब कला के विकास की बात करते हैं तो हमें बताते हैं कि सबसे पहले यथार्थवादी कला थी, जो रियलिस्टिक चीज़ें थी वो थी, और बाद में हमने जो है वो सिंबॉलिक आर्ट को प्रदर्शित करना शुरू किया। इस प्रकार से हम यह सब चीज़ें जो हैं ये उद् विकासवाद में देखते हैं। जब मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की बात की जाती है तो यहाँ पर मॉर्गन की चर्चा हम आवश्यक रूप से करते हैं, जिन्होंने कहा कि मानव समाज जो है वो उद् विकास के 3 स्तरों से होकर गुजरा है। तो स्टूडेंट्स ये 3 स्तर जो वो बताते हैं, सबसे पहला जंगली या अरण्य स्तर की वो बात करते हैं, दूसरा जो है वो बर्बर युग की बात करते हैं, और तीसरा जो है वो सभ्य युग की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं। अब इनको भी वो प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्यम और उच्च स्तर में बांटकर हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम सरलता से जटिलता की ओर विकास को होते हुए देखते हैं। मानव विकास की हम बात कर रहे हैं। जब हम यह देखते हैं जंगली अवस्था में, अरण्य अवस्था में, तो सबसे पहले निम्न स्तर में मानव की उत्पत्ति को देखते हैं, और मध्यम स्तर में हम देखते हैं कि उसने आग जलाना सीखा, और उच्च स्तर में उसने किसी भी चीज़ का शिकार करना जो है वह सीखा था। तो इस प्रकार जब दूसरी अवस्था की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ की निम्न अवस्था में हम देखते हैं कि उसने बर्तन बनाने का जो है वो काम सीखा, फिर उसने पशुपालन का काम सीखा, और बाद में उसने हथियार बनाने का, जिसको हम उच्च स्तर की बात करते हैं, यह उसने सीखा है। तो इस प्रकार से जब सभ्य युग की बात करते हैं तो यहाँ हम भाषा और लेखन कार्य और विभिन्न प्रकार की मशीनरी की बात करते हैं कि मनुष्य ने यह सब सीखा। तो अब आप देखिए कि जहाँ से मानव की उत्पत्ति की हम बात करते हैं वहाँ से हम आज के युग तक पहुँचते हैं, तो धीरे धीरे ये सारा विकास हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जब हम ये तो मानव सभ्यता, मानव के विकास की बात मॉर्गन ने की है। मॉर्गन ने परिवारों की बात भी इसी तरह से की है कि परिवारों का विकास या परिवारों का उद् विकास जो है वो कैसे हुआ। तो यहाँ पर वो ये बताते हैं कि सबसे पहले मातृवंशीय परिवार थे, मातृपक्षीय परिवार थे, फिर वह पितृवंशीय परिवारों में जो है वो विकसित हुए, और इस प्रकार से हम
उनका विकास देखते हैं। विकास इस स्तर पर भी देखते हैं क्योंकि हम विवाह को परिवार का आधार मानते हैं, तो विवाह में हम सबसे पहले देखते हैं कि बिल्कुल किसी भी प्रकार का बंधन जो है वो मनुष्य पे नहीं था, वह संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र था। बाद में समूह विवाह की चर्चा की जाने लगी कि एक पूरा समूह दूसरे समूह से विवाह कर लेता है। फिर बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, और हम आज जिस विवाह की स्थिति को सबसे सही, आइडियल या आदर्श मानते हैं, हम एक विवाहों तक पहुँचे हैं। तो यह जो है विवाहों में उद्विकास की बात वे करते हैं। इसी प्रकार टायलर जो है वो धर्म के क्षेत्र में हमें उद्विकास को समझाने का प्रयास करते हैं कि धर्म जो है, पहले हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, बहुदेववाद से एक देववाद की तरफ जो हमारा धर्म पहुंचा है उसका विकास इसी प्रकार से हुआ है। पूर्वजों की पूजा की जाती थी और अनेक देवी देवताओं की पूजा हम करते थे, और अब हम कहते हैं कि जो है गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है, तो हम उसकी चर्चा करते हैं कि उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि उद्विकासवाद जो है उसने सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जब हम इसकी आलोचना की बात करते हैं तो आप देखिए कि विद्वान ये कहते हैं कि जब समान सांस्कृतिक तत्व हम बात करते हैं तो उनकी क्या उत्पत्ति एक ही समान हुई? कहते हैं कि नहीं, सब जगह अलग अलग हुई होगी, तो हम यहाँ मानसिक एकता की बात कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या संस्कृतियाँ एक निश्चित स्तर से गुजरी हैं? नहीं, वे अलग अलग स्तरों से भी गुजर सकती हैं। तीसरी बात जो है वो ये कही गई कि उद्विकासवादी जो थे वो कभी क्षेत्र विशेष में गए नहीं, उन्होंने जो है वो अपनी कुर्सी पर बैठकर या अपने स्थान विशेष पर बैठकर जो है वो इन सारी चीज़ों को हमें बता दिया। तो इसलिए हम कैसे मान लें कि ये सारी घटनाएं जो हैं, ये सारी सूचनाएं जो हैं वो सही रही होंगी। इसलिए कहा जाता है कि जो मानव शास्त्री इस सिद्धांत को मानते हैं वो इसको मानने में बहुत अतिवादी हो गए हैं। तो इसके साथ इतनी आलोचनाओं के बाद एक नया सिद्धांत उद्विकासवाद का उभर कर आया, जिसको नव उद्विकासवाद कहा गया। नव उद्विकासवाद का अर्थ है कि जहां हम उद्विकास को सरलता से जटिलता और क्रमिक परिवर्तनों की बात करते हैं, वहाँ पर नव उद्विकासवादी कहते हैं कि यह जो विकास है यह सीधी रेखा में नहीं होकर एक पैराबोलिक फॉर्म में होता है, जिसमें कि हम नाम ले सकते हैं लेज़ली वाइट और स्टीवर्ट का। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें नव उद्विकासवाद को समझाने का प्रयास किया और ये कहते हैं कि कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप से प्रारंभ होती है और पुनः लौट कर आती है उसी स्तर पर, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ। अब आप ये देखिए कि ये किस प्रकार से इसको समझाते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि सबसे पहले स्तर पर हम अगर वस्त्रों को ले लें तो वस्त्रों का अभाव था, मनुष्य को वस्त्रों के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर उसने पेड़ पौधों पत्तों से अपने वस्त्र बनाना शुरू किया। जब हम द्वितीय स्तर पर आते हैं, विकास करते चले जाते हैं, तो यहाँ पर पूर्ण वस्त्र जो है यहाँ मनुष्य ने पहनना सीख लिया था। और आज हम जब तृतीय स्तर पर सब विकास के खड़े हैं तो हम देखते हैं कि नग्नवाद जो है वो हावी होता जा रहा है, छोटे कपड़े जो हैं वो पहनने जाने लगे हैं। और इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि मनुष्य जो है कम वस्त्रों को धारण करता जाता है। तो इस प्रकार यहाँ तो वस्त्रों का अभाव था, उसको जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वह अपनी जानकारी के अंदर उस प्रकार की कार्य जो है वो करता है। इसी प्रकार संपत्ति पहले सामूहिक थी, फिर हम देखते हैं कि उस पर व्यक्तिगत अधिकार, और आज पुनः हम देखते हैं कि राज्य का सामूहिक अधिकार संपत्ति पर
पाया जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने, लेस्ली वाइट और जूलियन स्टीवर्ट ने, इस सिद्धांत को हमें नव रूप में समझाने का प्रयास किया है। और लेस्ली वाइट और जो जूलियन स्टीवर्ट हैं, ये दोनों ही नव विकासवाद और संस्कृतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये जो है सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं या विकास की जो चर्चा करते हैं, उसको उत्विकासवादियों से कुछ भिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। और जैसे स्टीवर्ट ने तो ये भी कहा कि संस्कृतियों का जो विकास है वो हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों, हिम प्रदेशों, मरुस्थलों, मैदानों इत्यादि में विभिन्न परिस्थितियों की भिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार से हुआ। और इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि कृषि का विकास या संस्कृति निर्माण में जो स्थायित्व आया, वो सारी चीज़ें भी भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई देती हैं। तो हम उद्विकासवाद और नव उद्विकासवाद को इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। धन्यवाद।